नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती फिर से आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत के अंदर 7 से लेकर 12वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रांतों के अंदर विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ, जिन्हें हम राजपूत वंशों के नाम से जानते हैं। इस पूरे काल को हम 7 से 12वीं शताब्दी को राजपूत काल कहते हैं। देखिए, इसी दौर में 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब से होता है। अरबी आक्रमण भी आप कह सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व। हालांकि इस आक्रमण के बाद लगभग 300 सालों तक भारत पर कोई बड़ा आक्रमण नहीं होता है। आक्रमण तो बहुत हुए, पर इन आक्रमणकारियों को भारतीय राजाओं द्वारा वापस खदेड़ दिया गया। भारत की सीमाओं पर शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार के रूप में एक शक्तिशाली राजवंश, और उसके बाद में आप देखेंगे कि चौहानों के रूप में एक शक्तिशाली राजवंश रहा, जिसने लगातार भारत की पश्चिमी सीमाओं को डिफेंड किया। हालांकि आप वर्तमान भारत की पश्चिमी सीमा देख रहे हैं तो वहां तक तो इनका साम्राज्य था ही था, परंतु जो अरब आक्रमणकारी थे वो लगातार पंजाब के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेट करने में सफल हो गए थे। उन्होंने सिंध को जीत लिया था, सिंधु नदी के आसपास कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। अब जो है भारतीय राजाओं की सीमाएं और इनकी सीमाएं बिल्कुल आपस में टकराती थी, और यहीं पर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना इन आक्रमणकारियों द्वारा भारत में की जाती है। वो यहाँ पर सफल होते हैं। शुरुआत में देखिए, इन आक्रमणकारियों का उद्देश्य लूटपाट था, परंतु बाद में इन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता की स्थापना करी और एक लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली में शासन किया। तो आइए आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले हमें थोड़ा सा विचार करना होगा भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के बारे में। देखिए, इस्लाम धर्म का उदय जो है वो मक्का मदीना में होता है। ये जो अरब प्रायद्वीप है आज, मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने ये धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसकी स्थापना भी करी। ठीक है, उनके जो शिक्षाओं में शिक्षित लोग थे, जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको ही जो है मुसलमान कहा गया, इस्लाम धर्म का अनुयायी कहा गया। बाद में जो है ये इस्लाम अरब से उठकर आसपास के क्षेत्रों में भी फैला। पास में जो छोटे बड़े कबीले थे उनको इस्लाम धर्म अपनाते हुए ये लोग आगे बढ़े और भारत की सीमाओं तक पहुंच गए। देखिए, इस्लामिक कल्चर में जो सबसे बड़ा धर्मगुरु था, यानी कि जो मोहम्मद साहब के बाद में मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु हुआ, उसे एक पदवी दी गई, खलीफा की पदवी। तो ये माना जाता था कि जो पूरा इस्लामिक राष्ट्र है, जो पूरा इस्लामिक स्टेट है, उसका जो सर्वे सर्वा है वो खलीफा है, और खलीफा के ही आदेशों से जो है आगे इस्लामिक साम्राज्य के टेरिटरी को बढ़ाने का काम किया जाता था। तो वो आक्रमण करते रहते थे। देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। वो राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सकता है। आप देखेंगे उस समय धर्म का प्रचार प्रसार करना या अपनी राजनीतिक मंशा के कारण एक बड़े साम्राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल करना, ये मध्यकाल की राजनीति में एक आम बात थी। वैसे आप प्राचीन भारत भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक आम बात थी। एक आसपास के जो पड़ोसी राजा थे वो अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आक्रमण करते रहते थे। तो इसी मंशा से भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो सिंध पर हुआ। ये हुआ 711 ईस्वी में। यह आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। हालांकि 638 से लेकर 711 ईस्वी तक कई बार आक्रमण हुए भारत की सीमाओं पर, बात समझ रहे, परंतु वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। वो उस समय मात्र 16 वर्ष का था। ये 15वां आक्रमण था अरबों की तरफ से, और इसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद कासिम के सिंध पर आक्रमण के बाद ही शुरू हुआ। देखिए, सिंध वो पहला प्रांत था भारत का, अगर अपन टेरिटरी की बात करें, जो सबसे पहले इन इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जीता। सिंध के राजा दाहिर को हराकर यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर सिंध के राजा दाहिर की जो बहादुरी से उसने युद्ध किया उसका चचनामा में उल्लेख आता है। आप ध्यान रखिएगा, आगे चल के वैसे मैं बता दूंगा। और भी यहाँ पर इसी चचनामा के अंदर पहली बार जौहर शब्द का उल्लेख मिलता है। आप आगे राजपूताना का भी इतिहास पढ़ेंगे, खास करके वहां पर आपको राज परिवार की स्त्रियों द्वारा जौहर की घटना मिलती है, जिसके अंदर अगर राजपूत युद्ध हार जाते थे तो उसके बाद जो महिलाएं हैं, दुर्ग की महिलाएं हैं, वो आत्महत्याएं कर लेती थी, जिसे जौहर कहा जाता था। बात समझ रहे? तो पहला जौहर जो इतिहास का मिलता है लिखित रूप में,
वो दाहिर की पत्नी रंगा देवी का ही मिलता है। 1712 में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बूच, यहाँ पे बलूचिस्तान को कहेंगे आप, के अभियान का सफल नेतृत्व किया। तो देखिए, भारत पर पहला सफल जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। हालांकि वो 711 712 आपको दोनों वर्ष मिलते हैं, इसका कारण बता देता हूं मैं। 711 में इसने हमला किया था, परंतु लंबे समय तक उसने किले को घेर के रखा था और 712 के अंदर वो किले को भेदने में सफल हुआ था। इस वजह से आपको ये दोनों वर्ष मिलते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आगे देखिए, हाँ एक बात और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये अरब आक्रमण था। ये कहां से था? अरब आक्रमण। देखिए, इस्लाम विश्व के कई भागों में पहुंचा, बात समझ रहे? तो जिस हिसाब से वहां की ज्योग्राफी थी तो वो नाम हो गया। जैसे आगे चलकर आप देखेंगे तुर्क आक्रमणकारी आ रहे हैं, आप देखेंगे मध्य एशिया से मंगोल आ रहे हैं, अफगानिस्तान के पठान जो है उन्होंने भी आक्रमण किया। तो ये थे सभी इस्लाम के अनुयायी थे, परंतु ये अलग अलग क्षेत्रों से आते थे। तो पहला जो ये आक्रमण होता है किस क्षेत्र से होता है? अरब क्षेत्र से होता है। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। इसने 712 में पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया। इस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। इसने सिंध तथा मुल्तान भी एक बड़ा शहर था, उसे जीत लिया। तो ये पहली विक्ट्री थी जब इस्लाम ने भारत के अंदर अपनी जीत दर्ज करी। इसके बाद देखिए, एक लंबे समय तक कोई भी सक्सेसफुली आक्रमण नहीं हो पाया। सिंध और मुल्तान से ये आगे नहीं बढ़ पाए। कारण था, उस समय भारत में एक शक्तिशाली राजवंश राज्य कर रहा था, जिसे आप गुर्जर प्रतिहार राजवंश के नाम से जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों को बहुत पीछे धकेला और भारत की सीमाओं में घुसने में वे सफल नहीं हो पाए। अगला जो महत्वपूर्ण आक्रमण होता है वो महमूद गजनवी का होता है। ये बेसिकली अगर ये कहें कि इनकी एंसेस्टरी तो तुर्क थी। वर्तमान में जो तुर्की है ना, तो यहाँ के रहने वाले कबीलों को तुर्क कहा गया है, परंतु ये जो निवास करते थे, जो शासन करते थे, ये गजनी में शासन करते थे। कहां पे शासन करते थे? गजनी में। अब ये गजनी कहां पर है? ये गजनी है अफगानिस्तान में, है ना। वहां पे 3 बड़े प्रदेश थे, गजनी, गोर और हेरात। उसमें से ये कहां का शासक था? गजनी का शासक था। कहा जाता है कि क्योंकि अफगानिस्तान में जीने की दशाएं बहुत ही कठिन थी, जलवायु भी ऐसी थी कि वहां पर ज्यादा कुछ खाने पीने के लिए होता नहीं था। इस वजह से ये जो लोग हैं ये भारत की धन संपदा की तरफ आकर्षित होते थे और यहां पर आकर लूटपाट करके चले जाते थे। तो महमूद गजनवी के भी भारत आक्रमण का उद्देश्य शुरुआत के अंदर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करना था, और लूटपाट के उद्देश्य से इसने भारत के ऊपर लगभग 17 बार आक्रमण किया। थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जाने। 986 में गजनी के सुबक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किए। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। तो कभी आपसे पूछ ले कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया, तो आप सुबक्तगीन का नाम लेंगे। इसी सुबक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। ये 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसके बाद 1001 से 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत से अधिक धन को लूटना। देखिए, इन आक्रमणों में इसने जो आक्रमण किए, 1001 में इसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल, देखिए ये जो पाकिस्तान के अंदर ये पेशावर है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर शासन करने वाला जो राजवंश था उसे शाही वंश कहा जाता था, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में शासन करते थे, तो सिंधु नदी का उच्चारण हिंदू भी हो जाता था, तो इसे हिंदू शाही राजवंश कहा गया है। और इसी हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल को वहिंद के निकट हुए युद्ध में महमूद गजनवी ने पराजित किया, और इस पराजय के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली। 1006 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। जैसा कि अभी आपने पीछे मैंने आपको बताया था ना, मोहम्मद बिन कासिम के समय ही मुल्तान और सिंध को जीत लिया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रांत उन्हीं के अंडर में थे, पर उससे ज्यादा आगे वो बढ़ नहीं पाए। तो महमूद गजनवी ने अपने ही आप समझिए इस्लाम के अनुयायियों के जो रास्ते के अंदर रियासतें पड़ती थी उन्हें भी लूटा है। महमूद गजनवी ने 1009 में पेशावर पर हमला किया। पेशावर में भी हिंदू शाही शासक
आनंद पाल उस समय राज्य कर रहा था, वो भी महमूद गजनवी के हाथों हारा। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसमें से आप अल बरूनी को याद रखेंगे, दरबारी लेखक था, दरबारी इतिहास यही व्यक्ति लिखता था। तो अल बरूनी किसके समकालीन था? महमूद गजनवी के समकालीन था। महमूद गजनवी का जो 13वां अभियान हुआ उसमें उसने बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट को जीत लिया। 14वां आक्रमण उसने ग्वालियर तथा कलिंजर पर किया। तो आप समझिए कि महमूद गजनवी ने कितना अंदर तक भारत के आक्रमण किया। वास्तव में देखा जाए तो जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया वो एक तरह से सत्ता हस्तांतरण का दौर था। इस समय जब महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा है 1000 ईस्वी के पास, गुर्जर प्रतिहार राजवंश बहुत कमजोर हो गया था। जबकि गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के जो सामंत थे जैसे कि चौहान, वो उस समय बहुत मजबूत हो गए थे। नीचे की गुजरात में जाएंगे तो सोलंकी, जो शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उनके अधीन थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्र स्थापना कर ली थी। कन्नौज के अंदर गढ़ वालों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे इतने सारे राजवंश हो गए कि आपस में उनके झगड़े इतने थे कि अगर पड़ोसी रियासत के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता तो वो रियासत ये सोचती थी कि ठीक है, अगर ये पड़ोसी रियासत बर्बाद हो जाएगी इस आक्रमण में तो हमें मौका मिलेगा, हम जाके इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर रियासतों के बीच में से एक सीमा से दूसरे सीमा में महमूद गजनवी घुसता रहा, पर उसे किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। यही कारण था, आप देखिए ये ठेठ मालवा तक पहुंच गया था। 15वें आक्रमण में उसने लोदर्ग, ठीक है, इसको आपको कहीं जगह पे लोदरवा भी मिलेगा, एक ही जगह है, जैसलमेर में। चिकलोदर गुजरात तथा अहिलवाड़ गुजरात पर आक्रमण करके खूब लूटपाट करी। इसने अपना जो 16वां आक्रमण किया वो सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर आप देखेंगे बिल्कुल काठियावाड़ में लास्ट पॉइंट पर जाकर स्थित है, ठीक है, जहां से आक्रमण करते थे वहां से बहुत दूर है। वहां आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, आज भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि उसका निर्माण 1947 के बाद वापस किया गया है। इस मंदिर के ऊपर कहते हैं कि सोना जड़ा हुआ था, वो सारा, और अष्ट धातु का एक दरवाजा था, वो सभी ये लूटकर ले गया। यहां से इसने अपार धन को प्राप्त किया। 17वां आक्रमण इसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती जाटों पर किया, जिसमें जाट पराजित हुए। देखिए, महमूद गजनवी नो डाउट एक महान विजेता था। हालांकि उसका भारत आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट था, तो इस लूटपाट में उसने भारी मात्रा में हत्याएं भी करी और लोगों का रक्त भी बहाया। पर अपने यहां से लूटे हुए धन को ले जाकर उसने अपने राज्य के अंदर खूब धन संपत्ति जो है वो लोगों में बांटी और अपने लोगों के बीच में वो मशहूर हुआ। इसकी मृत्यु के देखिए फिर कुछ सालों बाद फिर से ब्रेक लग गए भारत पर आक्रमण होने के। भारत पर आक्रमण होने के प्रयास तो अभी भी हो रहे थे, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। महमूद गजनवी के बारे में कुछ और फैक्ट है। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता दी, उसे यमीनुद्दौला तथा यमीनुल मिल्लाह की उपाधि दी। देखिए, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया ना कि इस्लामिक राज्य में सबसे ऊपर कौन था? खलीफा था। अब पूरा के पूरा राज्य जो इस्लामिक जनरल्स ने, सेनापतियों ने, राजाओं ने जो जीता है, एक तरीके से माना जाता था ये पूरा राष्ट्र जो है वो एक है, ये एक इस्लामिक राष्ट्र है। और इस इस्लामिक राष्ट्र में सबसे ऊपर, सबसे ऊंची पदवी पर खलीफा है। अब खलीफा जिसे मान्यता देगा वो उस प्रदेश का सुल्तान बनेगा या अमीर बनेगा। बात समझ रहे? तो किसी भी विजेता को अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के लिए खलीफा के पास जाना पड़ता था। खलीफा बकायदा उसके नाम का पत्र जारी करता था, तब उसके सुल्तान के पद को जो है वैधता मिलती थी। तो बकायदा महमूद गजनवी की इन विजयों की खबर जब खलीफा के पास पहुंची तो उसने इन प्रदेशों का सुल्तान उसे स्वीकार किया। यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्लाह की उपाधियां उसे दी। ये बात अभी हम कर चुके हैं, रिपीट हो गई है, ठीक है। 1030 के अंदर महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। अल बरूनी का मैंने आपसे कहा था, इसका आप याद रखेंगे। अल बरूनी ने तारीख सुबक्तगीन और उतबी मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। तारीख सुबक्तगीन का लेखक जो था बैहाक एवं उतबी महमूद गजनवी के साथ क्या भारत आए थे। अल बरूनी का आप याद रखेंगे कि अल बरूनी का क्वेश्चन कई बार आया हुआ, ये किसका दरबारी इतिहासकार था आप कहें तो आप याद रखेंगे महमूद गजनवी का इतिहासकार था दरबारी, ध्यान रखना इसको। मोहम्मद गौरी जो देखिए अगला आक्रमणकारी है,
भारत के अंदर। जैसे मैंने कहा 1030 के अंदर महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, परंतु उसके बाद जो है फिर से कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। अगला आक्रमण जो हुआ वो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था गजनी, गौर और हेरात, ये 3 बड़ी रियासतें थी अफगानिस्तान में। महमूद गजनवी गजनी से आया था, परंतु बाद में गजनी का शासन कमजोर पड़ गया और गौर के शासक जो थे उन्होंने गजनी और हेरात दोनों को जीत लिया। देखिए, महमूद गजनवी जो है इसने भारत पर पहला आक्रमण जो किया वो 1175 में किया, परंतु वो गुजरात की तरफ से आया था। भाई देखिए, भारत में एंटर होने के पश्चिमी सीमा से 2 बड़े रास्ते, या तो आप पंजाब के मैदानों से आइए, फिर बीच में थार का मरुस्थल आ जाता है, वहां से एंटर नहीं हो सकते, या फिर आप पूरा ये थार का मरुस्थल जो है उसको अवॉइड करिए और दक्षिण में जहां पर सिंध प्रांत है वहां से आगे चलकर गुजरात प्रांत की जो सीमा शुरू होती है वहां से आप भारत में घुसिए। तो गजनी सबसे पहले गौरी जो है सबसे पहले वो गुजरात से एंटर हुआ, परंतु वहां पर सोलंकी राजवंश का शासन था और सोलंकी मूल राज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वापस एंटर करे। अब इसने क्या किया कि जो उत्तर की तरफ से यानी पंजाब की तरफ से जो मैदानी प्रदेश थे वहां से भारत में एंटर होने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अब ये छोटे छोटे किलों को जीतता हुआ आगे बढ़ा, फाइनली ये पहुंचा भटिंडा। कहां? भटिंडा। देखिए, भटिंडा का जो किला था बेसिकली वो सरहद थी पृथ्वीराज चौहान की, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का प्रतापी शासक हुआ है। इसका शासन अजमेर से लेकर दिल्ली तक था। बात समझ रहे? अजमेर, दिल्ली, ये पंजाब, ये सारी सीमाएं इसी की थी। सीमाओं के ऊपर जब बार बार झड़पें हुई तो फिर इनके बीच में कहा जाता है कि लगभग 16 बार छिटपुट छोटी बड़ी लड़ाइयां हुई और सबसे बड़ी लड़ाई 1191 में तराइन के मैदान में। शुरुआत में तो छोटी लड़ाइयां थी जो सीमा विवादों को लेकर थी, पर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है वो भारत के अंदर घुसा और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के सामने था। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। मोहम्मद गौरी इसके बाद पराजित होकर वापस अपने देश लौट गया। उसने 1 साल पूरी तैयारी करी। अगले साल वो फिर आया 1192 में और तराइन के द्वितीय युद्ध में इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब देखिए, यहां पर फिर कई सारी किंवदंतियां हैं, कुछ बातें जो हैं वो प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती हैं क्योंकि उनका कुछ आधार नहीं मिलता है, उनका कुछ ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता है, परंतु मैं आपको वो सारी घटनाएं बता देता हूं जानकारी के लिए, ठीक है। देखिए, मैं इसके बाद क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान का, इसके बारे में बहुत संशय है। पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी इतिहासकार भी थे, उनके मित्र भी थे, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से मृत्यु तक पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहे। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ को पूरा जो है उनके पुत्र जलहन ने किया था। इन्होंने आधा ही लिखा, बाकी जो है जलहन ने किया। कहा जाता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर अपने साथ अपने प्रदेश गौर ले गया। वहां उसने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया और जेल में डाल दिया। एक बार कोई एक उत्सव हो रहा था जिसमें तीरंदाजों को बुलाया गया और तीरंदाज जब निशाना लगाते थे तो मोहम्मद गौरी उनकी बहुत प्रशंसा करता था और हर बार जब प्रशंसा करता तो पास में बैठे चंद्रबरदाई जो है कह के इस प्रकार से कह के उनका अपमान करते कि ये क्या निशाना लगाया। इस प्रकार बार बार जब चंद्रबरदाई ने ऐसा किया तो मोहम्मद गौरी ने पूछ लिया, क्या हुआ तुम्हें, इन निशानेबाजों का निशाना सही नहीं लग रहा है, इतने बढ़िया निशानेबाज है क्या तुम्हारे पास? तो उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पृथ्वीराज चौहान जिसको आपने अंधा भी कर दिया है वो सिर्फ शब्द सुनकर बाण चलाने की विद्या को जानते हैं, आप शब्द करिए वो आप पर बाण चला देंगे। तो उनका अच्छा ऐसी बात है तो बुलाइए आप पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को जब बुलाया जाता है तो चंद्रबरदाई उनसे पहले ही कह देता है कि मैं आपको गाइड करूंगा कि गौरी कहाँ बैठा है, आप तीर चलाइए और इसका अंत करिए। तो फिर चंद्रबरदाई एक दोहा बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता है बैठा गौरी मच चुके चौहान।
कहा जाता है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही तीर मारते हैं जो गौरी को जाकर लगता है, और उसके बाद ये अब दोनों दोस्तों को पता है कि अब बच नहीं पाएंगे, तो वो एक दूसरे के पेट में कटार घोंप कर आत्महत्या कर ले। ये बात जो है अब पृथ्वीराज रासों में लिखी हुई। देखिए, पृथ्वीराज रासों में इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो अतिशयोक्ति लगती है। इस वजह से इतिहासकार इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह करते। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि युद्ध के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान मारा गया। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अजमेर लाया मोहम्मद गौरी और वहां पर सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने करी। अब जो भी बात है, ये बात स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो अब भारत की नीति मोहम्मद गौरी के हाथों में सुरक्षित हो गई। कहने का मतलब है कि अब मोहम्मद गौरी जो है वो भारत का भविष्य निर्माता हो गया। एक छोटी सी बात और है, उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य है, यहां पर ये गौरी का साम्राज्य है, तो यहां पर एक और साम्राज्य था, वो साम्राज्य था जयचंद गहड़वाल का। अब क्या है कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो पूर्वी सीमाएं हैं वो जयचंद से लगती थी, पश्चिमी सीमाएं जो हैं वो गौरी से लगती थी। गौरी से तो लगातार झगड़ा चल ही रहा था। जयचंद जो है वो पृथ्वीराज के मुकाबले बहुत कमजोर था। साथ ही साथ जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था। इससे जयचंद बहुत नाराज था पृथ्वीराज चौहान से। इस वजह से जयचंद ने गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आप पृथ्वीराज पर आक्रमण करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध के अंदर जीता, पर दूसरे युद्ध के अंदर हार गया। हारने के बाद मोहम्मद गौरी का भारत से वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। अजमेर को अपनी राजधानी बनाकर अब उसकी नजर पड़ी जयचंद गहड़वाल के साम्राज्य पर, जो कि कन्नौज का राजा था। अब इसने जयचंद पर आक्रमण किया। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई। तो आप समझिए, मोहम्मद गौरी के पास यह साम्राज्य तो था ही था अपना खुद का। अजमेर को उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर जीत लिया और कन्नौज को उसने जयचंद गहड़वाल को हराकर जीत लिया। तो ऐसी स्थिति में अब गौरी का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक है। बात समझ रहे हैं? हालांकि वो ज्यादा समय तक यहां रुका नहीं। अपने जीते हुए प्रदेश जो थे, खास करके अजमेर वाला जो प्रदेश था, इसे वो अपने एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया। बात समझ रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा था तब तक तो मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में यहां शासन करता रहा। बाद में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके कुछ साल बाद उसने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती। कुछ और फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने अमीरों को भारत का शासक बनाया। ठीक है, जैसे इसके कुछ और भी अमीर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो ये दिल्ली के आसपास का मिला। जो अफगानिस्तान में इसका गौर साम्राज्य था वो मिला नासिरुद्दीन कुबाचा को। ये जो पंजाब वाला साम्राज्य था, पंजाब सिंध वगैरह, ये मिला ताजुद्दीन यलदौज को। अजमेर और इसके आसपास, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र मिले कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसके आगे पूर्व के अंदर एक और इनका जनरल था बख्तियार खिलजी, जो आगे ठेठ बंगाल तक चला गया। बात समझ रहे? तो नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, गौरी का जो ये बड़ा साम्राज्य था बाद में ये 4 टुकड़ों के अंदर बट गया। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया, नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। आपने सुना होगा कि नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, उसे इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया था। ये 1 महीने तक ये लाइब्रेरी जो है जलती रही, यहाँ पर इतनी किताबें थी। तो ये नालंदा पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। 1206 में खोखरों के साथ हुए युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी मारा गया। खोखरों के साथ युद्ध हुआ, उसमें ये मारा गया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी आप कहेंगे ना, तो आप किसको कहेंगे? मोहम्मद गौरी को कहेंगे। बात समझ रहे? सबसे पहली बार तुर्की नस्लें जो भारत में आई और तुर्की कबीले जो भारत में आए,
और उन्होंने यहाँ पर सत्ता की स्थापना करी, तो उसका संस्थापक आप किसको मानेंगे? मोहम्मद गौरी को मानेंगे। और इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आगे हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारियों की। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे दिल्ली सल्तनत पर तुर्की राजवंशों की स्थापना होती है, ये पूरी घटना है। ये जो कई सारे जो ईयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ, मोहम्मद गौरी जो है उसने तराइन के युद्ध कब लड़े, चंदावर का युद्ध याद रखेंगे आप। चंदावर का युद्ध मैंने जो आपको बताया 1194 चंदावर का युद्ध किसके बीच में? गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, को ध्यान दीजिए। स्लाइड्स के अंदर जो भी फैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं उनको कहीं पे नोट डाउन करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आसान रहेंगे। देखिए हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको थोड़ा कंप्रेस करके चलिए, आसानी रहेगी आपको। तो यहाँ पे अपन ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। थैंक यू।